चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग पहले देखते हैं विषुवत रेखा। ये हमारी विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा के पास से एल नीनो लानीनो का समझिए ध्यान से। एल नीनो जो निकलती है वो प्रशांत महासागर में निकलती है। कहाँ निकलती है? प्रशांत महासागर में। किस तट रेखा से? पेरू तट से। किससे? पेरू तट से। आवाज जा रही है कि नहीं? देखो भाई, पॉलिटी का बैच जब खत्म होगा 20 तारीख से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। ये आपका है प्रशांत महासागर। पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक गर्म जलधाराएं निकलती हैं। इस गर्म जलधारा को हम लोग कहते हैं एल नीनो। क्या कहेंगे? एल नीनो। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, छोटा बच्चा। एल नीनो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। ये कैसी जलधारा है? गर्म है। जब ये हिंद महासागर में पहुंचती है जून के महीने में, तो हिंद महासागर की हवाओं को गर्म कर देती है, जिस वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और नीचे हवाओं की कमी होने लगती है। 25-30% हवाओं को ये उठा देती है, जिस वजह से कमी होने लगती है। जो मानसून भारत जाना चाहिए वो लौट आता है। भारत जो जाना चाहिए मानसून वो नहीं जाता बल्कि लौट आता है, जिस वजह से यहाँ वर्षा कम होती है। तो जिस वर्ष एल नीनो आएगा उस वर्ष वर्षा कम होती है। एल नीनो जिस वर्ष उत्पन्न होता है वो वर्षा कम होती है। 2-3 क्वेश्चन एल नीनो से पूछता है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया इसका बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। जिस वर्ष एल नीनो आएगा वर्षा कम हो जाती है। दूसरा, एल नीनो उत्पन्न कहाँ से होता है? तो एल नीनो जब भी उत्पन्न होगा तो ये एल नीनो उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में। एल नीनो कहाँ उत्पन्न होता है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। किसी को कोई दिक्कत है? ये एल नीनो उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में। दूसरा, ये एल नीनो किस महीने तक आता है? तो ये जून तक के महीने में चला आता है। इससे वर्षा कम होती है। ये गर्म जलधारा है। एल नीनो कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। एल नीनो किस भाषा का शब्द है? तो स्पेनिश भाषा का शब्द है। छोटे बच्चे को वहाँ पे लोग क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? एल नीनो कहेंगे। छोटका बच्चा रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एल नीनो कहा जाता है। और बड़ा आदमी, ये तो एल नीनो समझ में। अब एल नीनो का ठीक उल्टा होता है ला नीना। एल नीनो का ठीक उल्टा होता है ला नीना। एल नीनो का ठीक उल्टा होता है ला नीना। एल नीनो का ठीक उल्टा होता है ला नीना। ये भी वहीं से उत्पन्न होगा, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी वहीं से उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में। ये भी सेम महीने में उत्पन्न होता है। अंतर बस ये है कि ये ठंडा होता है। ला नीना ठंडी जलधारा है। एल नीनो के बाद आती है ला नीना। ला नीना। एल नीना के बाद क्या आती है? ला नीना। ला नीना का अर्थ होता है छोटका बच्ची। एल नीनो बच्चा, ला नीना बच्ची। एल नीनो बच्चा बच्ची। तो इसमें क्या है? बच्चा बच्ची। क्या है भाई? बच्चा बच्ची। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोरियोलिस बल क्या होता है? देखिए, ये कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न होते हैं। कोरियोलिस बल क्या होता है? देखिए, पृथ्वी जब घूमती है, कोई भी चीज़ अगर घूमता है तो एक झटका एहसास होता है। अब जैसे देखिए ना, हाथ ऐसे घुमाएंगे ना, रुक भी जाएंगे तो हथवा आगे चल जाएंगे। देखिए, हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, रुक गए, रुकने के बाद भी हथवा फेंका जाता है। इसी झटका बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। पृथ्वी जब घूम रही होती है तो इसके घूमने के कारण एक झटका लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। तो ये झटका जो लगेगा तो इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर एक जलधारा उत्पन्न हो जाती है और ये चली जाती है। ये ठंडी जलधारा है। जब ये पहुँचती है यहाँ पर तो इसे क्या कर देती है? कोल्ड कर देती है, ठंडा कर देती है। ठंडा होने के कारण ये जो ऊपर की हवाएं होती हैं वो बैठने लगती हैं। ऊपर की हवाएं बैठने लगती हैं। और जून के महीने में जो मानसून इधर जा रहा होता है, तो जब ये भी बैठती हैं और ये जाइए रहा है और ये बैठवे करती है, ये जाइए रहा है, ये बैठिए रही है, ठंडा होने की वजह से बैठ रही है, ये जा रहा है, तो औरों चाँप देती हैं, से तो बाढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। तो जब ये सोच रहा अब की बार डुबा दिया, पूरा बाढ़ आ जाएगा। तो भारत का जो किसान है भाई, वो फुल टू वर्षा पर निर्भर है। फुल टू वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। भारत का किसान फुल टू वर्षा पर निर्भर है। आगे अब समझिए ध्यान से।
ला नीना अच्छा है कि एल नीनो अच्छा है? तो भैया कोई अच्छा नहीं है, दोनों, एगो सुखा के मारता है, एगो भीगा के मारता है। ये जब उत्पन्न होते हैं तो इन दोनों में 1 साल का डिफरेंस होता है। अब यहाँ आप फंस जाइएगा। देखिए, जब ला नीना आता है ना तो उसके अगले साल एल नीना आता है, जब ला नीना आता है तो उसके अगले साल एल नीना आता है। ला नीना जब आएगा तो उसके अगले साल एल नीना आएगा, और ला नीना और एल नीना जब आता है तो इसका मतलब ला नीना फर्स्ट में नहीं आएगा, पहले आता है एल नीनो। एक एल नीनो से अगले एल नीनो में या एक ला नीना से अगले ला नीनो में 4 साल का डिफरेंस रहता है। एक एल नीनो से अगले एल नीनो में कितने साल का डिफरेंस रहता है? 4 सालों का डिफरेंस रहता है। एक एल नीनो जब आएगा तो अगला एल नीनो में 4 साल का डिफरेंस, लेकिन जैसे एल नीनो आएगा उसके ठीक अगले साल ला नीना आएगा। अब आप बताइए ये किस भाषा का शब्द है? तो भैया स्पेनिश भाषा का शब्द है। एल नीनो का अर्थ होता है बच्चा, एल नीना का अर्थ होता है बच्ची, ला नीना का अर्थ होता है बच्ची। किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है। इतना तक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कि किसी को प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक? देखिए गैप क्यों होता है? तो पृथ्वी, अब जैसे देखिए मान के चलिए एक बार चक्कर मार दिए तो क्या ये ज़्यादा झटका लगेगा? 2 बार 3 बार ज़्यादा चक्कर में होता है। तो पृथ्वी का एक 3-4 साल के राउंड के बाद एक कोरियोलिस बल्क में एक रिपीटेशन देखी जाती है। ये कोरियोलिस बल्क के कारण उत्पन्न होते हैं। एल नीना ला नीना दोनों हमारे लिए खराब है, दोनों हमारे लिए क्या है? खराब है। जिस वर्ष एल नीना आएगा सुखा देगा, जिस वर्ष ला नीना आएगा उस दिन भिगा देगा, दोनों गड़बड़ है। और हमारे किसान की दुर्दशा बहुत भयानक हो जाती है, जिसके कई सारे रीजन हैं। एक, किसान जो है उनको पुरानी परंपरा के हिसाब से खेती करना, कुछ ज़्यादा मशीनरीज का यूज ना करना, कई सारे रीजन है, सामाजिक कारण है खेती में। तो ये एल नीनो और ला नीनो हो गया, एल नीनो और ला नीनो आएगा। आगे बढ़ जाए। अब अगला टॉपिक क्या है? झील है। अगला टॉपिक क्या है? झील है। देखो भाई मेरे पास नक्शा में आप भरने के लिए टॉपिक कौन है? पहला टॉपिक बोलिए क्या है भरने के लिए? पहला टॉपिक बताइए क्या भरना है? पूरा हो गया ये पहला टॉपिक। आप ठंडी और गर्म जलधारा खुद भर लीजिए, ठंडी और गर्म जलधारा खुद भर लीजिए। पहला टॉपिक बताइए क्या है भरने वाला? पहला टॉपिक बताइए जलधारा में क्या है? धारा। अरे यार कोई धारा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। चलिए यहाँ थोड़ा सा आगे समझाते हैं आपको। ग्रांड बैंक क्या है? लेक पढ़ाते हैं, लेक।
नहीं भर, अभी मेरे पास है ही नहीं भरवाने वाला। आप लोग से पूछेंगे तो क्या क्या बोल देते हैं। मैप का PDF भेज दीजिए तो मेरे पे, डिलीट हो गया मेरे पास। ठीक, चलिए अब लेक के बारे में समझा देते हैं। लेक, लेक यानी झील क्या होता है? झील, अब जो झील समझा देंगे फिर सब भरवा देंगे एक ही साथ। झील, अब ग्रांड बैंक और डागर बैंक क्या है सब इसको देखिए। देखिए जहाँ दो जलधाराएं गर्म और ठंडी मिलती है ना, जैसे लिब्राडोर और या ऊपर से देखिए ये गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से लिब्राडोर। लिब्राडोर जो जलधारा है ये ठंडी है, लिब्राडोर धारा ठंडी है और ये गर्म है। तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो एरिया मछली पकड़ने के लिए बहुत फेमस हो जाता है। और इस एरिया का नाम है डागर, ग्रांड बैंक। क्या नाम है? ग्रांड बैंक। तो लिब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहाँ मिलती है वहाँ मछली बहुत पकड़ा जाता है, तो इस एरिया का नाम है आपका ग्रांड बैंक। उसी तरह यहाँ पर इंग्लैंड के पास एक है डागर बैंक, डोवर बैंक। ये डोवर जल संधि के पास है डोवर्स बैंक, और ये है ग्रांड बैंक। ये मछली पकड़ने के लिए बहुत फेमस जगह है और इनका कोई अलग से कोई मतलब नहीं। मछली पकड़ने वाले विशेष स्थान है सब, वहाँ मत्स्य उद्योग ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ मछली उतना कोई खाता नहीं है। बंगाल में बहुत फेमस है मछली वगैरह। इस एरिया में तो चिकन मटन फेमस है। अभी तो बर्ड फ्लू आ गया है, बच के भैया चिकन मटन वाले। ठीक है, चलिए अब हम लोग झील के बारे में समझते हैं। झील क्या है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बड़ा जलीय क्षेत्र, बड़ा वाटर बॉडी जिसका मतलब पानी का जो सोर्स हो वो वर्षा पर न निर्भर हो। जैसे गांव में भी झील होती है लेकिन वो पानी के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? वर्षा के जल पर। बारिश होगा तो लबालब, और सुखाड़ में तो भैंस घुस के खोजती है, पानी नहीं है, नहाना था हमको, पानी खत्म, ऐसे होता है वहाँ पे। लेकिन झील में ये सिस्टम नहीं होता। झील का जो पानी होता है, बारिश होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, उस बारिश पे डिपेंड नहीं रहता। वो पानी, उसका सोर्स कहाँ रहता है? नीचे से, पानी के वाटर लेवल से रहता है, नीचे से लेवल से रहता है, वो वाटर लेवल से रहता है। जैसे हमारे नल का पानी वाटर लेवल में रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? सोचो मेरा ये दहिना अखिया फड़क रहा है, अच्छा होता है कि खराब है? दहिना अखिया फड़कना अच्छा है कि खराब है जी? इसको कोई, किसी को पता है अच्छा होता है कि खराब होता है? बताइए तो भाई, दहिना आँख फड़कना अच्छा है खराब है? खराब होता है। अरे यार, कुछ खराब कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। सोच रहा है ये सब कोई अच्छा नहीं पता है। गूगला से पूछते हैं, गूगल से, गूगला बताएगा। दाहिनी आंख का फड़कना अच्छा है कि खराब? दूर सोचो तो नहीं, दुका बता रहा। चल देखिए ध्यान से। तो झील तो ये तो समझ में आ गया। आपके गांव का जो पानी है वो झील नहीं है। बहुत बड़ा एरिया रहना चाहिए और उसका वाटर लेवल नीचे से कनेक्शन रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? झील। छोटा हो जाता है तो आपके गांव में तालाब या पोखरा कहते हैं, और छोटा हो जाता है तो गड़हा कहते हैं, और छोटा हो जाता है तो गड़ही कहते हैं, और छोटा हो जाता है तो उसको गुप्पी कहते हैं। उसमें गोली खेलते हैं लोग, गुप्पी में देखे होंगे ऐसे गोली खेलते हैं। एक बार गुप्पी में एक बार पिला दीजिए, गुप्पी में पी लिया, अब एक बार पिलाने के बाद अब कॉमन ले लीजिए और सबको मारते रहिए ठन ठन ठन। एक ये कॉमन लेने वाला सिस्टम था। और हम लोग जब खेलते थे तो एक बार था कि जब जब मारो तब तक गुप्पी में आके पियो, तब मैच फाइनल होगा। और एक होता था कि कॉमन ले लिए, एक बार गुप्पी में पी लिए, अब खोज खोज मारो ससुरा को, ले ले ले, तो ये गुप्पी हो जाता है। यही इन सब का थोड़ा थोड़ा बड़ा रूप होता है। तो हम लोग देखते हैं झील के बारे में। बड़े बड़े दुनिया के झील है, बड़े बड़े क्या है? झील है। इन झीलों में कई ठो है सब। देखिए, एक है आपका बैकाल झील, रूस के साइबेरिया में है बैकाल झील। इसे साइबेरिया की मोती कहते हैं। ये सबसे गहरा झील है। साइबेरिया की मोती कहते हैं, ये सबसे गहरा झील है। साइबेरिया की मोती कहते हैं, ये सबसे बड़ा झील है। साइबेरिया की मोती कहते हैं, ये सबसे बड़ा झील है। कहाँ पर है भैया? तो ये है आपके रूस में। कहाँ पर है? रूस में। साइबेरिया की मोती किस झील को कहते हैं? बैकाल झील को। साइबेरिया की मोती किस झील को कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं।
बैकाल झील को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइबेरिया की मोती किसे कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं। साइबेरिया की मोती बैकाल झील को कहते हैं। साइबेरिया में पूरी तरह से, अब मोती क्यों कहते हैं भैया? पूरी तरफ से बर्फ जमा रहता है। एक बात बताइए, पूरी तरह से बर्फ जमा है तो वाइट वाइट जगह दिखती है, और उसमें पानी रहेगा तो पानी नीला दिखेगा, हल्का सा पानी अलग कलर का दिखेगा तो मोती टाइप का नहीं लगेगा, पूरा बर्फ वहाँ ब्लू कलर की पानी, बहुत साइबेरिया की मोती कहा जाता है। ये रूस का ये भाग क्या कहलाता है? साइबेरिया। इतनी बड़ा एरिया है और आबादी इतनी कम है कि यहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर ना इनाम दिया जाता है कि वाह 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 वाह, ज़्यादा बच्चा हो गया, इसका इनाम हो गया। और अरे यार, ये सब को पता ही नहीं है कि इंडिया में आओ और यहाँ से 2-4 ठो को लेके जाओ। हमारे यहाँ एक से एक है सब धुरंधर, मत पूछिए, जिसका कोई हद नहीं। अरे यार, एक एक को 16-16 को लड़का है, सब 17-17 को। हमको ये समझ में नहीं आता नाम कैसे याद रखता होगा यार। आगे देखो, यहां से लेके जाना चाहिए, यहां से लेके जाओ, एक से एक क्रांतिकारी हैं। यहाँ के बेरोजगार सबको ये बात पता नहीं है। अगर जहां भारत के बेरोजगारों को पता चल गया कि वहां इनाम मिलता है ज्यादा बच्चे पैदा करने पे, सब चल जाएगा, सब पासपोर्ट ले लेके जा ससुराल, ले आ साइबेरिया को भर देगा सब एकदम। इतना ना साइबेरिया में जनसंख्या हो जाएगा, साइबेरिया धंस जाएगा, इसे उठ जाएगा। यहाँ पे भारत का बहुत क्रांतिकारी होता है सर, ये सबको काम धंधा नहीं रहता है। जनसंख्या भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसका कोई हद नहीं। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत का। धंस मत जाए भारत किसी दिन। हमको तो लग रहा है भारत माँ कहेगी कितना बोझ उठाएंगे, धंस जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भाई साहब, दुनिया में 4 देश लोग जो टक्कर लेते हैं, लोग रूस टक्कर ले सकता है, चाइना ले सकता है, पाकिस्तान ले सकता है, अमेरिका ले सकता है, और है किसी में टक्कर? बोलो कोई टक्कर लेने वाला? हमारे यहाँ के राज्य, और कहते लोग राज्य पीछे। अरे भाई साहब, ये भी तो क्रांतिकारी वाला चीज होता है। हमारे देश में अगर किसी की शादी मार्च से पहले हो गई, यानी जनवरी फरवरी या मार्च में हो गई, मार्च से पहले हो गई, तो कंफर्म उसी साल में एक बच्चा हटा देगा वो। कभी कभी तो इतना जल्दी हटा देता है कि डाउट होने लगता है कि सचुरा ये इसी का है कि पहले से कहीं गड़बड़ है। चलो देख आगे देखिए, तो ये हो गया साइबेरिया। रूस का ये वाला एरिया क्या होता है? साइबेरिया। साइबेरिया की मोती हम किसे कहते हैं? बैकाल झील को। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? बैकाल झील होती है। अब आगे देखिए, इसके अलावा एक झील आपको याद रखना है, कैस्पियन सागर। एशिया का नक्शा खोल देते हैं। कैस्पियन सागर, कौन सा सागर भैया? कैस्पियन सागर। ये सागर है कैस्पियन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। नाम है इसका सागर, लेकिन है झील। अब देखिए, ये है उज्बेकिस्तान। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान ईरान से कहा है कि भैया हमको चाबहार पोर्ट का यूज करने दे दो, हमको जाने के लिए समुंदर है या नहीं है। तो आगे समझेंगे लोग। तो ये जो जगह है, ये भैया ये कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक झील है जिसका नाम है अराल सागर। अराल सागर को रूस वालों ने सुखा दिया। हम आपको पढ़ाए थे कि ये सेंट्रल एशिया यूएसएसआर का एक हिस्सा था। यूएसएसआर का क्या था? एक हिस्सा था। तो यूएसएसआर में चावल की खेती के लिए पानी, कपास की खेती के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यहाँ से इस पानी के रुख को मोड़ दिया गया, नहर बना के। एक वक्त ऐसा आया कि अब ये अराल सागर सूख गया है। कुछ समय में ये अराल सागर इतिहास हो जाएगा। इसका 80% एरिया अब सूख चुका है अराल सागर का। सोचिए, मानव की दरिद्रता का एक जीता जागता मिसाल कि मानव ने न क्या किया, मानव जो है वो सुखा दिया किसी चीज को। सोचिए कितना खतरनाक होता है। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि जिंदगी में ये सब थोड़ा सा ये सब ध्यान देंगे। मानव प्रकृति के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है, प्रकृति से इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है कि क्या होगा। सोचो, सूख गया अराल सागर। देखेंगे तो दंग रह जाएंगे आप अराल सागर को। कोई ऐसा इमेज दिखाते हैं आपको।
अब ये बहुत कम बच गया अराल सागर। देखिए ये अराल सागर में एक जहाज चलते थे पहले, अभी ये जहाजों को धूल रेत निकल रही है। ये जो सबूत है कि मानव ने कितना दरिद्रता दिखा दिया, प्रकृति से इतनी दरिद्रता दिखाई मानव ने समुंदर सुखा गया। लोग कहते भी ये जिंदगी को इतनी सस्ती न बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए, और मिजाज में हमेशा सख्ती रखना जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। देख लो, यही है अपनी जिंदगी में नरमी रखने का नतीजा। समंदर को कोई नहीं पी सकता है, लेकिन अराल सागर जैसे झील को लोगों ने पी कर सुखा दिया, और इसके नीचे जो नमक और बालू की मात्रा आज पूरे पर्यावरण में दूषित कर रही है ये चीज। तो क्या मानव को कहिएगा आप? अराल सागर का अगर इमेज देखिएगा तो ये हम 1990 और 2020 की इमेज की तुलना कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए क्या मानव ने क्या कांड किया। ये इतना बड़ा एरिया में पानी है, ये पूरे एरिया में, और अभी आप इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा सा पानी है। ये देखो थोड़ा थोड़ा छिटपुट जहां तहां बच गया है। सोचिए यार, इतनी सा पानी बच गया है, कहां ये पूरा पानी और कहां वो इतना। मतलब यार इसका 90% सुखा दिया सब। मतलब अब केवल ये 10% बच गया है अराल सागर को। अपने आखिरी चरण में चल रही अराल सागर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पे है अराल सागर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है आपका अराल सागर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक तो कह रहा है सर पनिया का क्या किया, सब पनिया ले जाके रूस में बहवा दिया। रूस जब 1991 में टूटा था ना, ये लोग रूस से अलग हुए थे, छुट्टा पनिया ले जाके बहवा दिया सब उधर, कपास के खेत में छीट दिया। कहा जो टूट रहा है तुम हमसे, पनिया बहवा देंगे। सोचो कितना खतरनाक है, पनिया सब बहवा दिया। मानव से बढ़कर राक्षस सही में कोई नहीं यार। हम लोग सोचा समुंदर सुखा दिए। बस ये जो इतने बड़े समुंदर है ना, बस इस समुंदर का पानी अगर खारा नहीं होता ना, 10 साल बहुत था, 10 साल बहुत था, इसको तो रद्द कर देता सब। आगे देखते हम लोग। अब ये हो गया आपका अराल सागर, ये है आपका कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, सूख गया कौन सा झील? अराल सागर। सबसे गहरा झील बैकाल झील। सबसे गहरा झील कौन सा झील है भैया? बैकाल झील है। सबसे गहरा झील बैकाल झील। अब थोड़ा सा टर्किश एरिया में देखते हैं, तुर्की में। टर्किश एरिया को देखते हैं हम लोग। यूरोप में थोड़ा सा एंट्री मार्केट, टर्की में। देखिए टर्की में ना 2 झील, एक बहुत फेमस है जिसका नाम है वान झील। टर्की का एक झील है जिसका फेमस नाम है वान झील। वान झील जो है ना, इतना ज्यादा ये खारा है, इससे ज्यादा कोई पानी खारा नहीं होता है। इसका खारापन जो है वो 330 ग्राम है, 330 ग्राम प्रति 100 ml में, 1 kg में। मतलब समझिए ये इतना ज्यादा खारा है कि इससे ज्यादा नमकीन कहीं का पानी नहीं है। जब कभी भी कोई समुद्र या कोई झील चारों ओर से घिर जाएगा, चारों ओर से बंद हो जाएगा, तो जब कभी झील चारों ओर से बंद हो जाता है तो ऐसे झील जो होते हैं सब उन्हें हम खारा झील कहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे खारा या सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किस झील में है? वान झील में है। वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। वान झील कहाँ पर है भाई? तुर्की में। सबसे ज़्यादा खारा झील एक कर रहा है कि सर इसका मतलब हमको भी एक डाउट हो रहा है कि चाइना में भी कोई ना कोई सागर होगा, चाइना उसको पी गया होगा। कोई ठीक नहीं, वो कुछ भी कर लेता है सब। यार अजीब अजीब चीज खाता है सब यार। मगरमच्छ खा जाता है। अब यहाँ देखिए, ये है जॉर्डन, ये है आपका इजराइल।
इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर एक देश है जिसका नाम, एक जगह है जिसका नाम झील है, उसका नाम क्या है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर बताइए, एक झील है, हम ये झील पढ़ा दिए आपको, इस झील का नाम बताइए। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल झील है, इस झील का नाम बताइए। इस झील का नाम है मृत सागर। कैस्पियन सागर कई देशों के सीमा पे भैया, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान तो नहीं है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, ये सब देश है सब वहाँ पे, रूस है, कई देशों के सीमा पर मृत सागर है। देखिए इसका जो खारापन है वो 330 है। कितना है? 330, जबकि इसका खारापन 240 है। तो भैया ये तो कम खारा है और ये ज्यादा खारा है। 330 है और ये 240 है, तो लगभग इससे 90 अंक ज्यादा खारा ये है। ये 330 है और ये 240 है, ये कम खारा है। लेकिन बावजूद इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते, कोई मछली नहीं मिलेगी, कोई जलीय जीव इसमें नहीं मिलता है। इसे मृत सागर कहते हैं, डेड सी, मरा हुआ सागर। जिसका रीजन क्या है समझिए। रीजन ये है कि इसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब जो डेंसिटी इसके अत्यंत घनत्व की वजह से, देखिए कोई भी चीज़ डूबती क्यों? अगर पानी से ज़्यादा डेंसिटी होगा तभी डूबेगा। इस सूरज का डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई चीज़ डूबे नहीं करता है। आप मछली ले आके इसमें छोड़ेंगे ना तो मछलियाँ डूबे नहीं करेगी, मछलियाँ कोई बाहर फेंक देगा, उसका सांस फूल जाएगा, हाय बाप रे बाप, वेंटिलेटर लगाओ, कोरोना हो गया, मर जाएगी मछली। तो मृत सागर में कोई भी जलीय जीव घुसता है तो बाहर निकल जाता है, उसको वो फेंक देता है बाहर। मृत सागर में तैरने के लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सीधे हाचाक से कूद जाइए, हाथ पैर मारिएगा, 10 मिनट में अपने समझ जाएंगे, क्योंकि डूबेंगे तो है ही नहीं, उतराइल रहेंगे तो अपने सीख जाएंगे। अब ये नहीं कि मृत सागर में तैराक हैं, आके हिंदुस्तान में गंगा जी में छलांग लगा दी, दहा के लेके चल जाएगी। गंगा का जल बरसात के दिन में समुंदर को फेल कर देता है, इतनी तेज रफ्तार होती है। गंगा हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, बिहार में तो ये 3 नदी तबाही ला देती हैं सब। तो ये मृत सागर इसलिए मृत कहा जाता है क्योंकि इसकी घनत्व, इसका जो घनत्व, डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि किसी चीज़ को ये डूबने ही नहीं देता है। और जब नहीं डूबने देता है किसी चीज़ को तो कोई भी चीज़ ऊपर तैरते रहती है। अब इसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो गई? इसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो गई, इसका रीजन समझिए। देखिए ये बहुत गहरा नहीं है, अगल बगल की जो ज़मीन है, अगल बगल की ज़मीन, वो ज़मीन ही यहाँ आके गहरी हो गई है। अगल बगल की जो जमीन है वो जमीन आके गहरी हो गई। असल में झील तो बहुत कम गहरा है, झील तो बहुत कम गहरा है, ये ऑलरेडी गहराई पर है। ये झील ज्यादा गहरा नहीं है, ये झील ज्यादा गहरा नहीं है, ये ऑलरेडी गहराई पर स्थित है। इसलिए जितना भी यहाँ से धूल धक्कड़ कण वगैरह आते हैं सब इसी में गिर जाते हैं, जिस वजह से इसका घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई चीज किसी पानी में घुल जाएगा तो घनत्व को बढ़ा देगा। जैसे चीनी घोलिएगा तो पानी गाढ़ा हो जाएगा, नमक घोलिएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से धूल धक्कड़ ऐसे घुलनशील चीज आके इसमें घुलते रहते हैं, आकर इसमें घुलते रहते हैं, जिस वजह से ये गाढ़ा हो जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे गहराई पर स्थित कौन है, तो मृत सागर होगा। लेकिन कह देगा कि सबसे गहरा कौन है, सबसे गहरा कौन है, तो सबसे गहरा कहेगा तो वान झील, बैकाल झील होगा। ये गहराई पर नहीं है, ये बहुत गहरा है, ये घुसिएगा तो आचाक से अंदर रह जाइएगा। जबकि वान जो मृत सागर है वो गहरा नहीं है, वो ऑलरेडी गहराई पर है, वो ऑलरेडी गहराई पर है। समझ में आ गया अंतर? आगे देखिए, इसको हटा दे। आंसर समझ में आ रहा है आप लोग को? अब थोड़ा सा दूसरे दुनिया में चलते हैं, थोड़ी दूसरी दुनिया में सैर करके आते हैं लोग, झीलों के बारे में। अगर मटेरियल आ गया होगा तो आपको भरवा भी देंगे।
मटेरियलवा आ गया, हमने जगह ये नहीं है, घुचुर घुचुर करके रुक गया। ये झील समझ में आ गया? आधी झील तो बता दिए, आधी झील बताए ना, कौन सा झील है जो सूख गया? अरल सागर पूरी तरह से सूख गया। चलिए अब नक्शा खोलिए, भरवा देते हैं थोड़ा सा। आ गया मटेरियल मेरे पास, भरवा देते हैं हम। डेंसिटी वाल झील का नहीं ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा थोड़ी है यार, वो खारापन ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा नहीं है, वो खारापन ज्यादा है। डेंसिटी 330 थोड़ी, वो तो खारापन है। नक्शा खोलिए, क्या भरवाना था बताइए। गर्म ठंडी जल हवाएं भर लिए हैं। चक्रवात तक भर लिए हैं, चक्रवात तक भर लिए कि नहीं भर लिए? धारा भरवाना है, जल संधि वगैरह भर लिए हैं। आप पेज नंबर 27 खोलिए, देखिए जल संधि, जल डमरू मध्य, चैनल, स्थल संधि यानी अस्थमस, ये भर लिए हैं या नहीं भरे? पेज नंबर 27 खोलिए अपने मटेरियल का, पेज नंबर 27 भर लिए हैं? नहीं भरे हैं तो जल संधि में भरिए। जल संधि जहां लिखा है भर लिए हैं, तो जल संधि लिखा है तो लिखिए, दो जल संधि में लिखिए। जल संधि पेज नंबर 27 में लिखा है जल संधि, पेज नंबर 27 पर लिखा है जल संधि, पेज नंबर 27 पर लिखा है जल संधि। लिखिए जल संधि में, दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता, दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता, दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता। दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता। अब उसके नीचे होगा जल डमरू मध्य, उसके नीचे क्या है? जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। उसमें लिखिए दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता, दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता। ये जल संधि है और ये जल डमरू है, छोटे छोटे जलीय क्षेत्र को मिला है। चैनल लिखिए, चैनल, चैनल दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता, दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता, दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता, चौड़ा होना चाहिए। उसके नीचे होगा स्थल संधि अस्थमस, स्थल संधि अस्थमस। लिखिए दो भूमि को मिलाने वाला पतली भूमि, दो भूमि को मिलाने वाली पतली भूमि। सर भूकंप क्यों आते हैं? एप्लीकेशन पे पढ़ा दिए हैं भूकंप का टॉपिक, यूट्यूब पर भी पढ़ा दिए हैं, आपको जहां मन वहां जाके देख लीजिए। दो भूमि को मिलाने वाली पतली भूमि। आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग जलधारा पे। चैनल वगैरह हो गया। अब आइए प्रवाह या जल ड्रिफ्ट पे। प्रवाह या ड्रिफ्ट पे लिखिए, प्रवाह या ड्रिफ्ट लिखिए। इसकी गति सबसे धीमी होती है,
इसकी गति सबसे धीमी होती है, पेज नंबर 29 पे है, प्रवाह या ड्रिफ्ट सबसे धीमी गति से होती है, इसकी गति सबसे धीमी होती है। इसकी गति सबसे धीमी होती है। एग्जाम्पल में आप किसी भी प्रवाह को लिख सकते हैं, अटलांटिक प्रवाह, हिंद प्रवाह, उसके नीचे होगा धारा। इसकी गति प्रवाह से तेज होती है, इसकी गति प्रवाह से तेज होती है, इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। धारा में लिखेंगे इसकी गति प्रवाह से तेज होती है, जैसे केनारी की धारा, जैसे केनारी की धारा, केनारी की धारा, केनारी की धारा। तीसरा लिखेगा स्ट्रीम, महाधारा। लिखिए ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, यह 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 दो धाराओं से मिलकर बनती है। सर यूट्यूब पर एक मौलवी साहब आपको धमकी दे रहे थे। देखो भाई साहब एक बात बताते हैं, जो राजनीति को बहुत प्रेम करते होंगे या जो मतलब धार्मिक चीजों में ज्यादा रहते होंगे, दे डोंट लाइक मी, वो हमको कभी पसंद नहीं करें। बिकॉज यार हम किसी का हम 100% फेवर नहीं करते, नहीं 100% किसी का विरोध करते। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। अब भैया किसी को अपना दिक्कत हो ही जाता है। धमकी दे रहा हमको, यार हम धमकी, हमारे ऊपर बम चलल है यार, तो धमकी की बात करता है। चलिए, प्रवाह की गति क्या होती है? सबसे तेज होती है। और अंजलि कुमारी करिए कि ठीक है कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसको हम बोल दिए तो करिए कि ठीक कर रहा है। रे बकलोलिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया। अब उसके बाद आप गर्म और ठंडी जलधाराएं भर लिए होंगे। गर्म और ठंडी जलधारा भर लिए ना, उसके नीचे लिखा है मत्स्य उद्योग लिख दिया। अब आपको खुद भरना है गर्म कौन है ठंडी कौन है। गर्म ठंडी एल नीनो, आइए पेज नंबर 30 पर। एल नीनो, पेज नंबर 30 पे आइए। एल नीनो, पेज नंबर 30, एल नीनो। पेज नंबर 30, एल नीनो। एल नीनो आ गया। पेज नंबर 30 जो एल नीनो लिखा हुआ है, इस एल नीनो की धारा में समझिए क्या है। एल नीनो की धारा समझा दिए, लिखिए। यह प्रशांत महासागर में एल नीनो लिखे, एल नीनो की धारा में लिखेगा। यह स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। एल नीनो है ना, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। पहले एल नीनो है कि पहले ला नीना है जी? एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। जिसका अर्थ होता है बच्चा। लिखिए ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, 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 प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। हो गया, उत्पन्न होती है। गर्म धारा है, इसके आने से भारत में वर्षा कम होती है। गर्म धारा है, इसके आने से वर्षा घट जाती है। गर्म धारा है, इसके आने से वर्षा कम हो जाती है। गर्म धारा है, इसके आने से वर्षा कम हो जाती है।
हो गया। इसके आने से वर्षा कम होती। इसका उल्टा करके आप लिख लीजिएगा लानीना में। लानीना स्पेनिश भाषा का शब्द है, उसका हो जाएगा बच्ची। वो भी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होगी वो, लेकिन वो ठंडी होगी, उसके आने से वर्षा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आगे का क्लास कल करेंगे। कल झील पढ़ा के भरवा देंगे, मंगा लिए हम यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।